सवाजू होश हो जाओ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे दुश्मन का पता चला लिया है। कमरे में दाखिल होते ही ड्रैगा ने मुसरत से भरपूर लहजे में कहा, अरे इतनी जल्दी इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? अभी 15 मिनट पहले तो तुम यहाँ से गए हो। सवाजू ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, बस इत्तेफाक है, फौरन पता चल गया। मैंने यहाँ करीब ही एक कैफे के सामने कार रोकी और फिर होटल कलोप्त्रा के मैनेजर से फोन पर बात की। मुझे मादाम ने बताया था कि तुम्हारा झगड़ा होटल कलोप्त्रा में हुआ था। उस मैनेजर ने मुझे बता दिया कि वो हबशी किसी प्रिंस ऑफ डंप का साथी है और प्रिंस ऑफ डंप किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। ट्रैगा ने जवाब देते हुए कहा, ओह वाकई ये तो अच्छा हुआ, उसका पता चल गया। अब मैं ठीक होते ही उस पर चढ़ दौड़ूंगा। सवाजू ने मुसरत भरे लहजे में कहा, अगर तुम कहो तो मैं अपने साथियों समेत जाकर उस हबशी को अगवा कर लाऊं। ट्रैगा ने ऑफर करते हुए कहा, नहीं, अभी मादाम का मगरबी जर्मनी से फोन आया था। उन्होंने कहा था कि प्रिंस ऑफ डंप, जिसका असल नाम अली इमरान है, से होशियार रहने की जरूरत है और अभी मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, इसलिए तुम खामोश रहो। जब मैं ठीक हो जाऊंगा फिर कार्रवाई करेंगे। सवाजू ने जवाब दिया। मादाम का फोन आया था कब? ट्रैगा ने चौंकते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर पहले आया था। वो तुम्हारे मुतल्लिक पूछ रही थी। मैंने उन्हें बताया कि तुम उस हबशी की तलाश में गए हो। सवाजू ने जवाब दिया। और फिर उससे पहले कि ट्रैगा कुछ जवाब देता, अचानक बाहर ठक ठक की आवाजें सुनाई दी और फिर यूं लगा जैसे 3 आदमी फर्श पर गिरे हों। इन तीनों के गिरने की बाकायदा आवाजें सुनाई दी थीं। अरे ये क्या हुआ? ये किसके गिरने की आवाजें हैं? ट्रैगा ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर वो तेजी से घूमा और भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। सवाजू उसी तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उसके कान बाहर की तरफ लगे हुए थे और फिर चंद लम्हों बाद उसे किसी और के गिरने की आवाज सुनाई दी और एक हल्की सी कराह भी सुनाई दी थी। ट्रैगा, क्या हुआ? ये किन के गिरने की आवाजें हैं? सवाजू ने बेख्तियार वहीं लेटे लेटे चीख कर कहा, लेकिन बाहर से कोई जवाब न सुनाई दिया। अलबत्ता एक आदमी के कदमों की आवाजें उभरी जो उस कमरे की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। सवाजू ने फुर्ती से करीब पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया और उसका रुख दरवाजे की तरफ कर दिया। उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं और उंगली ट्रैगर पर थी। उसी लम्हे उसे एक साया दरवाजे पर नजर आया और सवाजू ने फौरन ही ट्रैगर दबा दिया। एक धमाका हुआ और गोली दरवाजे की चौखट में जा लगी, क्योंकि साया गायब हो चुका था। कौन है बाहर? कौन है? खबरदार! सवाजू ने चीख कर कहा, लेकिन बाहर से कोई जवाब सुनाई न दिया। वो उसी तरह बिस्तर पर लेटा हुआ था। अलबत्ता उसकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं और उंगली ट्रैगर पर थी। उसे भरपूर खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन जाहिर है वो हिलजुल नहीं सकता था, इसलिए वो खामोश पड़ा रहा। मगर चंद लम्हों बाद अचानक उसकी पुश्त के ऊपर ठक की आवाज उभरी और दूसरे लम्हे रिवाल्वर उसके हाथों से निकलता चला गया। सवाजू उछलकर सीधा हुआ तो उसी लम्हे एक नौजवान पुश्त की तरफ मौजूद खिड़की में से कूदकर अंदर आ गया। उसके हाथों में साइलेंसर लगा रिवाल्वर मौजूद था और चेहरे पर हमाकतें। सवाजू उसे देखते ही समझ गया कि ये उस हबशी का साथी प्रिंस ऑफ डंप या अली इमरान है, जिसके मुतल्लिक मादाम ने उसे होशियार रहने के लिए कहा था। सवाजू अब पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसका निचला धड़ हरकत न कर सकता था, इसलिए वो खामोश पड़ा इमरान को देखता रहा, जिसके चेहरे पर हमाकतें ही हमाकतें नजर आ रही थीं। तुम्हारा साथी ट्रेगा और 3 मुसल्ला अफराद बरामदे में लाशों की सूरत में पड़े हुए हैं। इमरान ने आगे बढ़कर बिस्तर के करीब रुकते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा, मैं बेबस हूं, वरना तुम इस तरह इत्मीनान से न खड़े होते। काश मैं ठीक होता। सवाजू ने दांतों से होंठ काटते हुए भिंचे भिंचे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बेबसी जानता हूं और यकीन करो, मैं बेबस आदमी पर हाथ उठाना सख्त तरीन बहादुरी सॉरी बुज़दिली समझता हूं। और ये भी बता दूं कि मैं सख्त बुज़दिल आदमी हूं। बहरहाल मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ चंद मालूमात हासिल करनी है।
अगर तुम बता दो तो तुम्हारी मेहरबानी है, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। मैं मर सकता हूँ, कुछ बता नहीं सकता, तुम्हारा जो जी चाहे कर लो, मेरा कीमा बना डालो, मगर मेरी जबान बंद ही रहेगी, सवाजू ने बड़े मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। अरे, मुझे हबशियों का काला काला कीमा कतन पसंद नहीं है। इस कीमे से बने हुए कोफ्ते भी काले होते हैं और मुझे कोफ्ते बेपनाह पसंद होने के बावजूद काले कोफ्ते कतन पसंद नहीं हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने हाथ में पकड़ा हुआ रिवाल्वर भी जेब में डाल दिया। काश मैं ठीक होता तो तुम इस तरह बातें करने के काबिल ना होते, सवाजू ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। हो सकता है तुम्हारी ये हसरत भी पूरी हो जाए, बहरहाल मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मादाम टेलर और हाई बर्ड इस वक्त कहाँ मिल सकते हैं, इमरान ने कहा। मादाम टेलर और हाई बर्ड, ये कौन लोग हैं? मैं तो नहीं जानता, सवाजू ने जवाब दिया। वैसे इन दोनों नामों पर उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक इमरान की निगाहों से न छुप सकी थी। देखो, मुझे मालूम है कि तुम मादाम टेलर के मुहाफिज हो। होटल कलोप्त्रा में तुम्हारे साथ जो मोहतरमा थीं वो मादाम टेलर हैं, और उनका साथी जिसे वो मार्टन कह रही थीं बैनुल अक़वामी मुजरिम हाई बर्ड है। और मुझे ये भी मालूम है कि वो यहाँ की एक खुफिया लेबॉर्ट्री से एक अधूरे फार्मूले की फिल्म यहाँ से हासिल करके मगरबी जर्मनी जा चुके हैं। वो जिस परवाज से गए हैं वो अब से थोड़ी देर पहले ही मगरबी जर्मनी पहुंची होगी। तुम्हें वहाँ यहाँ इसलिए छोड़ गए हैं कि तुम ठीक हो जाओ तो वापस पहुंच जाओ, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तुम जो कुछ कह रहे हो मुझे इस सिलसिले में कुछ भी नहीं मालूम, और अगर मालूम भी है तो तुम मुझसे नहीं उगलवा सकते, सवाजू ने मजबूत लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान उसकी टाइप को अच्छी तरह जानता था कि ऐसे आदमी मर तो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी के अलावा कुछ नहीं बता सकते। हर किस्म का तशद्दुद उनके लिए बेकार साबित होता है, इसलिए उन्हें नफसियाती तौर पर ही डील किया जा सकता है। सुनो सवाजू, मुझे मालूम है कि तुम जवाना से इंतकाम लेने के लिए बुरी तरह तड़प रहे होगे, इमरान ने चंद लम्हों के बाद कहा। हाँ, मेरी ये सबसे बड़ी हसरत है कि मैं ठीक होते ही उस हबशी से अपनी बेइज्जती का भरपूर इंतकाम लूं, सवाजू ने जवाब दिया। तुम्हारी ये हसरत पूरी हो सकती है। तुम्हारी दोनों टांगों की हड्डियां टूट चुकी हैं और उन पर पलस्तर चढ़ा हुआ है। उनको ठीक होने में अभी कम से कम 10 रोज चाहिए, मगर मेरे पास एक ऐसी दवा है, तुम आधे घंटे बाद आसानी से चल फिर सकोगे, और उसके बाद तुम्हें मुकम्मल आज़ादी होगी कि तुम जवाना से खुले तौर पर लड़ सको। अगर तुम उसे शिकस्त दे सको तो मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि वो मेरे लिए बोझ बना हुआ है, खामखा 20 बोतलें शराब की हड़प कर जाता है। इमरान ने बड़े पुरखलूस लहजे में कहा। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास ऐसी दवा है? सवाजू ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। तुम तजर्बा कर सकते हो, कहो तो मैं तुम्हारी एक टांग ठीक कर दूं, इमरान ने कहा। अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सवाजू ने जवाब देते हुए कहा। पक्का वादा मर्दों वाला, इमरान ने कहा। बिल्कुल पक्का, अगर तुम सच हो तो मैं भी सच बोलूंगा, सवाजू ने जवाब दिया। और इमरान उसकी आंखों को देखकर यह समझ गया कि सवाजू वाकई सच बोल रहा है। वैसे भी वो ऐसे लोगों की नफ्सियात अच्छी तरह समझता था कि इंतकाम लेने के चक्कर में ये दुश्मन को भी सीने से लगा लेते हैं। ओके, इमरान ने कहा और फिर वो करीब पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ता चला गया। उसने रिसीवर उठाया और फिर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस, जोसेफ स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, जवाना कहाँ है? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ओह बॉस, वो मौजूद है, जोसेफ ने चौंकते हुए लहजे में कहा। अच्छा, ऐसा करो, इमरजेंसी मेडिकल बॉक्स से सब्ज रंग के 2 इंजेक्शन वाइल्स निकालकर एक सुरंज समेत उसे दे दो और उसे कहो कि वो ये चीज़ें लेकर फौरन गुलशन कॉलोनी की कोठी नंबर 105 पर पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में, इमरान ने उसे हदायत देते हुए कहा। बेहतर बॉस, दूसरी तरफ से जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा और इमरान ने रिसीवर रख दिया।
लो, तुम्हारी दवा और तुम्हारा दुश्मन भी दोनों आ रहे हैं। अब तुम ज़हनी तौर पर अपना इंतकाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तैयार हूँ, सवाज़ु ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं कोठी के फाटक पर जाता हूँ जवाना को लेने के लिए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और वो तेज़ी से कदम उठाता हुआ दरवाजे से निकला और सीधा फाटक की तरफ बढ़ता चला गया। फाटक की छोटी खिड़की खोलकर वो बाहर निकला और इत्मीनान से खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद उसे जवाना की कार तेजी से कोठी की तरफ बढ़ती नजर आई। जवाना स्टीयरिंग पर मौजूद था। जैसे ही कार फाटक के करीब पहुंची, इमरान ने हाथ उठाकर उसे रोका। ठहरो, मैं फाटक खोलता हूं, इमरान ने कहा और फिर खिड़की से वापस अंदर आया और उसने फाटक खोल दिया। जवाना, कार अंदर पोर्च में ले चलो, इमरान ने कहा और जवाना सर हिलाता हुआ कार पोर्च में ले जाता गया। पोर्च में कार रुकते ही जवाना नीचे उतरा और फिर बरामदे में पड़ी हुई लाशें देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। फिक्र न करो, ये लाशें हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता अंदर कमरे में तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे इंतजार में मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। दुश्मन? जवाना ने चौंकते हुए कहा। उसके लहजे में हैरत थी। वही हबशी सवाज़ु जिसकी तुमने होटल कलोप्त्रा में टांगे तोड़ दी थीं। मैंने उससे सौदा किया है। वो मुझे मालूमात देगा और मैं उसे तुमसे लड़ने का पूरा मौका दूंगा। बोलो, क्या ख्याल है? इमरान ने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा। लेकिन वो तो टांगों से माजूर है, फिर कैसे लड़ेगा? जवाना ने कहा। वो तुम वाइल्स और सोरंज ले आए हो? इमरान ने पूछा। हाँ, यह डब्बा दिया है जोसेफ ने, जवाना ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकालकर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बस ठीक है, यह डब्बा उसकी टांगें ठीक कर देगा और फिर तुम जानो और सवाज़ु, इमरान ने कहा। लेकिन एक शर्त है मास्टर, इस बार तुम मुझे रोकोगे नहीं। पिछली बार भी तुमने ऐन मौके पर मदाखलत कर दी थी और मेरा खून अब तक खौल रहा है, जवाना ने कहा। उस वक्त हम होटल में थे, इसलिए खून को एक मखसूस दर्जा हरारत तक ही खौलाया जा सकता था। अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाना ने सर हिला दिया और उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। मेरा भी हाथ उसकी गर्दन तोड़ने के लिए बेचैन है मास्टर, जवाना ने कहा। उसी लम्हे वो दोनों उस कमरे में दाखिल हो गए जिसमें सवाज़ु लेटा हुआ था। वो इमरान और जवाना को देखकर चौंका और फिर जवाना को देखते ही उसकी आंखों में शोले भड़क उठे, इंतकाम के शोले। क्या तुम अब भी अपने वादे पर कायम हो सवाज़ु? इमरान ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। हाँ, मैं कायम हूँ, सवाज़ु ने मजबूत लहजे में कहा। ओके, इमरान ने कहा और फिर उसने डब्बा खोलकर उसमें से सुरंज और सब्ज रंग के महलोल की एक वायल उठाकर उसकी गर्दन उंगली की ज़र्ब से तोड़ी और फिर सुरंज उस वायल में पड़े हुए महलोल से भरी। खाली वायल उसने दोबारा डब्बे में डाली और फिर सुरंज उठाए वो सवाज़ु की बाएं टांग की तरफ बढ़ता चला गया। उसने सुरंज बेड पर रखी और फिर उसने जेब से एक पतली तार वाला खंजर निकालकर उसका पलस्तर काटना शुरू कर दिया। हरकत मत करना वरना हड्डी अपनी जगह से खिसक जाएगी, इमरान ने सवाज़ु से मुखातिब होकर कहा और सवाज़ु बेहिस्सो हरकत हो गया। इमरान ने चंद लम्हों में ही पलस्तर काटकर एक तरफ फेंका और फिर सुरंज उठाकर उसने पिंडली पर उस जगह जहां टांके लगे हुए थे इंजेक्शन लगा दिया। सब्ज रंग का महलोल सवाज़ु की पिंडली में मुंतकिल हो चुका था। इमरान सुरंज उठाए पीछे हटा और फिर उसने सुरंज वापस डब्बे में डाल दी। चंद लम्हों बाद तुम अपनी टांग को हरकत दे सकते हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वाकई चंद लम्हों बाद सवाज़ु ने अपनी टांग को हरकत दी और उसके चेहरे पर हैरत के आसार छाते चले गए। वो बड़ी आसानी से टांग को मोड़ रहा था। उसने बिस्तर की साइड पर पैर रखकर टांग पर जोर डाला तो उसे कोई तकलीफ ना हुई। अरे, हैरत है, तुम तो जादूगर हो,
ये टांग तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सवाजू के लहजे में वाकई बेपनाह हैरत थी। उसे शायद इस हैरत अंगेज वाक़े पर यकीन न आ रहा था। ना सिर्फ ठीक हो चुकी है बल्कि अब जवाना चाहे भी सही तो तुम्हारी हड्डी इस जगह से नहीं तोड़ सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है। बोलो तुम क्या पूछना चाहते हो, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम मालूमात हासिल करने के बाद मेरी दूसरी टांग ठीक न करो। सवाजू ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। ना ठीक करके मुझे क्या मिलेगा? मैंने तुम्हें बताया है कि मैं जवाना को मुस्तकिल बर्दाश्त कर रहा हूँ। इमरान ने जवाना की तरफ मुड़कर आंख मारते हुए कहा। ठीक है, पूछो। सवाजू ने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। मादाम टेलर और हाइबर्ड के मुतल्लिक तमाम तफसीलात बता दो। इमरान ने ठहरे लहजे में कहा। मादाम टेलर एक्रेमिया के दारुल हुकूमत नाराक के साउथ डिवीजन में चैनल जोन की पहाड़ी के ऊपर बने हुए महल नुमा मेंशन में रहती है। वहां वो बूढ़ी औरत के मेकअप में रहती है। हाइबर्ड उसका मुलाजिम है। वो बेहद ज़हीन और चालाक आदमी है। मिशन की बुकिंग मादाम करती है और उसको पाए तकमील हाइबर्ड करता है। इस वक्त मादाम टेलर और हाइबर्ड मगरबी जर्मनी के होटल ताज में ठहरे हुए हैं। वो मौजूदा मिशन में हासिल होने वाला राज कल 11 बजे एक्रेमिया सुपर सीक्रेट सर्विस के एजेंट क्राफ्गर के हवाले करेंगी और फिर अपने मेंशन में चली जाएंगी, जहां हाइबर्ड एक हफ्ते के लिए उनके मेहमान के तौर पर ठहरेगा। सवाजू ने खुद ही तमाम तफसीलात बता दी। वो इसलिए बता रहा था कि उसे मालूम था कि अली इमरान अगर मेंशन पर पहुंचेगा भी सही तो आसानी से पकड़ लिया जाएगा। मादाम ने वहां इंतजामात ही ऐसे किए हुए थे कि उसकी मर्जी के बगैर मक्खी भी अंदर ना जा सकती थी, इसलिए उसके ख्याल में ये तमाम मालूमात बेज़रर थी। इमरान उनसे कोई फायदा ना उठा सकता था। वो मगरबी जर्मनी क्यों गई हैं, अपने मेंशन में क्यों नहीं गई? इमरान ने पूछा। वैसे तो मुझे मालूम न होता, अभी थोड़ी देर पहले उनका फ़ोन आया था। मैंने वैसे ही उनसे ये सवाल पूछ लिया था। उन्होंने बताया है कि वो पार्टी से मज़ीद रकम हासिल करना चाहती हैं और एक्रेमिया में सुपर सीक्रेट सर्विस के हाथ लंबे हैं, इसलिए उन्होंने मगरबी जर्मनी में बैठकर सौदाबाजी करनी मुनासिब समझी। वो इस राज के लिए पहले भी $1 करोड़ वसूल कर चुकी हैं। अब उन्होंने मज़ीद $50 लाख का सौदा किया है और कल 11 बजे वो एजेंट क्राफ्कर $50 लाख का ड्राफ्ट लेकर उनके पास पहुंचेगा और उनसे वो राज हासिल करेगा। फिर मादाम और हाइबर्ड मेंशन में मुंतकिल हो जाएंगे। सवाजू ने जवाब देते हुए बताया। तुमने क्राफ्गर को देखा है? इमरान ने पूछा। हाँ, मैंने देखा हुआ है। सवाजू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसका हुलिया तफसील से बताओ, इमरान ने कहा और सवाजू ने तफसील से उसका हुलिया बता दिया। ओके, अब ये बताओ कि 11 बजे का वक्त मगरबी जर्मनी का है या पाकिस्तान का? इमरान ने सर हिलाते हुए पूछा। जाहिर है मगरबी जर्मनी का ही होगा, मादाम वहीं से बोल रही थी। सवाजू ने जवाब दिया। ओके, अब मेंशन के मुतालिक तमाम तफसीलात बता दो, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। मेंशन में मादाम ने ज़बरदस्त साइंसी हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं। मुझे उन तफसीलात का इल्म नहीं है क्योंकि उन्हें मादाम ही ऑपरेट करती है। वैसे उन्होंने वहां बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं जो मशीन गन्नों से मुसल्लह होते हैं और 24 घंटे पहरा देते हैं। क्योंकि मेंशन एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, इसलिए नीचे से पहाड़ी पर चढ़ने वाला एक लम्हे में चेक हो जाता है। तुम अगर वहां जाने के मुतालिक सोच रहे हो तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है, वहां कोई नहीं जा सकता। सवाजू ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। तुमने वाकई मुझे कीमती मालूमात दी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी ठीक कर देता हूँ। उसके बाद तुम जानो और जवाना, इमरान ने कहा और उसने डब्बे में से दूसरी वाइल निकालकर उसे सुरंज में मुंतकिल करके उसने एक बार फिर खंजर से उसकी दाएं टांग का पलस्तर काटा और फिर इंजेक्शन लगाकर वो पीछे हट गया। लो भाई जवाना, अब तुम अपने हाथों की खुजली मिटा दो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, मुझे बेहद जल्दी है।
اس لیے تماشا جلدی ختم ہونا چاہیے، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں ماسٹر، جوانا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سوازو خاموش پڑا تھا اور پھر اس نے دوسری ٹانگ بھی ہلائی۔ کچھ دیر وہ ہلاتا رہا۔ اس نے بستر کی سائیڈ پر پیر رکھ کر اس کو جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر بستر سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر اپنے ٹھیک ہو جانے کی مسرت کے ساتھ ساتھ جوانا سے انتقام لینے کی ملی جلی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ اچھی طرح ٹھیک ہو جاؤ تاکہ پھر تمہیں کوئی حسرت رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا اور سوازو خاموشی سے کمرے میں دوڑتا رہا۔ وہ بستر پر پڑے پڑے مفلوج سا ہو گیا تھا اور اب بھاگ بھاگ کر اپنے جسم کو فٹ کرنے میں مصروف تھا، جبکہ عمران اور جوانا دونوں ایک طرف کھڑے ہوئے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال باہر کھلی جگہ پر چلے چلیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، جوانا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس کے بھاگنے کا سکوپ بنا رہے ہو؟ جو اٹھک بیٹھک کرنی ہے یہی کر لو، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں بھاگوں گا یعنی سوازو اپنے دشمن سے ڈر کر بھاگ جائے گا، یہ تم کہہ رہے ہو؟ سوازو نے پلٹ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور دوسرا لمحہ عمران اور جوانا کے لیے حیرت انگیز ثابت ہوا، کیونکہ سوازو نے انتہائی پھرتی سے جیب سے نہ صرف ریوالور نکالا بلکہ اس نے پلک جھپکنے میں عمران پر فائر کر دیا، اور عمران لاشعوری طور پر تیزی سے ایک طرف ہٹا اور گولی اس کے قریب سے گزری، مگر اسی لمحے جوانا کی چیخ سنائی دی اور وہ لٹو کی طرح گھوم گیا۔ گولی اس کے بازو میں گھستی چلی گئی تھی۔ عمران نے تیزی سے پیچھے ہٹتے ہی بجلی کی سی تیزی سے چھلانگ لگائی اور سوازو کو دوسری گولی چلانے کی حسرت ہی رہ گئی۔ عمران کی گھومتی ہوئی لات اس کے ہاتھ پر پڑی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں اچھلا اور دوسرے لمحے عمران نے اسے کیچ کر لیا۔ سوازو ہاتھ سے ریوالور نکلتے ہی تیزی سے جھکا اور پھر کمرے کے درمیان میں رکھا ہوا بیڈ اس کے ہاتھوں پر اٹھتا ہوا جوانا اور عمران دونوں سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ دونوں بیڈ کی اس اچانک ضرب سے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ہاہ ہاہ ہاہ، اب سوازو اپنا انتقام لے گا، بھرپور انتقام، سوازو نے بڑے وحشیانہ انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر نمودار ہو گیا۔ عمران سے واقعی غلطی ہو گئی تھی کہ اس نے اسے ٹھیک کرنے سے پہلے اس کی تلاشی نہ لی تھی۔ ابھی سوازو نے خنجر نکالا ہی تھا کہ دوسرا لمحہ اس پر بھاری پڑا اور وہ بیڈ جو عمران اور جوانا پر پھینکا گیا تھا واپس اڑتا ہوا سوازو سے ٹکرایا اور سوازو اس کا دھکا لگنے سے پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن دیوار سے ٹکراتے ہی اس کے جسم نے کلابازی کھائی اور بیڈ اس کے جسم سے اور پھر بعد میں دیوار سے ٹکراتا ہوا سائیڈ کی دیوار سے جا ٹکا۔ اب کمرہ خالی تھا۔ ایک کونے میں عمران اور جوانا کھڑے ہوئے تھے جبکہ دوسرے کونے میں سوازو کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر ابھی تک موجود تھا۔ جوانا کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا، لیکن جوانا یوں کھڑا تھا جیسے اسے اپنے بازو کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ جوانا، تم زخمی ہو اس لیے تمہارے حصہ کی لڑائی میں کر لیتا ہوں، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ نہیں ماسٹر، اس نے دھوکے سے وار کیا ہے اس لیے اسے سزا بھی میں دوں گا، جوانا نے تلخ لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے اس نے بڑے حقارت بھرے انداز میں ایک طرف تھوک دیا اور پھر قدم بڑھاتا آگے بڑھتا چلا آیا۔ اس کا دائیں بازو زخمی تھا اور اب وہ صرف بائیں بازو سے لڑ سکتا تھا۔ تم دونوں کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے، اس بات کو نوٹ کر لو، سوازو نے بھی غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اس نے بھی آگے کی طرف قدم بڑھائے۔ خنجر ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا خنجر پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خنجر زنی میں مہارت رکھتا ہے۔ عمران کی آنکھوں میں ہلکی سی تشویش ابھر آئی کیونکہ ایک تو جوانا زخمی تھا اور دوسرا وہ خالی ہاتھ لڑنے کا عادی تھا، مگر جوانا کی آنکھوں میں ابھرنے والی وحشت دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور پھر پلک جھپکنے میں سوازو نے بڑے کری انداز میں چیختے ہوئے بڑی پھرتی سے خنجر کا وار جوانا پر کیا۔ اس نے بڑا خطرناک وار استعمال کیا تھا۔ خنجر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور اس نے وہی ہاتھ ہی فضا میں لہرایا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ خنجر جوانا کے جسم کے قریب پہنچتا، خنجر برق رفتاری سے اڑتا ہوا سوازو کے بائیں ہاتھ میں پہنچ گیا اور جب تک جوانا سنبھلتا سوازو کا بایاں ہاتھ
तेजी से घूमा और खंजर पूरी कुव्वत से जवाना की पसलियों में धंसता चला गया और जवाना खंजर की ज़रब खाकर पहलू के बल उलट गया, मगर नीचे गिरते ही वो यूं उछला जैसे उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हों और फिर उसने एक लम्हे में खंजर को बाहर निकाल लिया। उसी लम्हे सवाजू ने उछलकर जवाना पर वार किया और लात घूमती हुई जवाना के जख्म के ऐन ऊपर पड़ी और ये इंतहाई खतरनाक दाव था, क्योंकि लात पड़ते ही जवाना के हल्क से जोरदार चीख निकली थी और वो लड़खता हुआ दीवार से जा टकराया था और खंजर उसके हाथ से निकल गया था। अभी तो तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे, सवाजू ने कहका लगाते हुए कहा और उसने उछलकर नीचे गिरे हुए जवाना के सीने पर दोनों पैर जोड़कर जोरदार ज़रब लगानी चाहिए, मगर जवाना अब संभल गया था। गो उसकी पसलियों से खून फव्वारे की तरह निकल रहा था। उधर दायां बाजू भी शदीद जख्मी था और ऐसी सूरत में सवाजू जैसे खतरनाक लड़ाके का मुकाबला करना खासा मुश्किल था। लेकिन जवाना ने हिम्मत की इंतहा कर दी। जैसे ही सवाजू ने उछलकर उसके सीने पर दोनों पैर मारने चाहे, जवाना तेजी से करवट बदल गया और फिर जैसे ही सवाजू के दोनों पैर जमीन पर लगे, जवाना ने पूरी कुव्वत से दोबारा करवट बदली और उसके जिस्म की ज़रब लगते ही सवाजू उछलकर मुंह के बल फर्श पर गिरा और इस वक्फे में जवाना उछलकर खड़ा हो गया। इधर नीचे गिरते ही सवाजू भी बिजली की सी तेजी से कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे, जबकि सवाजू बिल्कुल ठीक ठाक था और जवाना शदीद जख्मी था। ये तो वाकई उसकी बेपनाह कुव्वत इरादी थी, जिसकी वजह से वो इस कदर जख्मी होने के बावजूद उसके मुकाबले पर डटा हुआ था। वो दोनों एक लम्हे के लिए एक दूसरे के सामने खड़े रहे और फिर सवाजू ने एक बार फिर पहल की और वो उछलकर किसी उकाब की तरह जवाना पर चपटा। जवाना बिजली की सी तेजी से झुका और फिर जैसे ही सवाजू उसके ऊपर आया, जवाना पूरी कुव्वत से उछला और सवाजू उसके हाथों पर उठता हुआ सर के बल पिछली दीवार से जा टकराया और उसे गिराते ही जवाना तेजी से मुड़ा और फिर उसने दीवार से टकरा कर नीचे गिरते हुए साजू को छाप लिया। उसने सवाजू के दोनों बाजू पकड़कर उसे हवा में उठाया। वो शायद उसे उठाकर उसका निचला जिस्म अपनी दोनों टांगों में दबाकर उसकी कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन सवाजू ने बड़ी फुर्ती से अपने जिस्म को झटका दिया और उसने पूरी कुव्वत से जवाना की नाक पर सर की जोरदार टक्कर मारी और जोरदार टक्कर की बिना पर जवाना की गिरफ्त ढीली पड़ी और सवाजू का जिस्म गिरफ्त ढीली पड़ते ही कमान की तरह मुड़ा और उसके घुटने पूरी कुव्वत से जवाना के निचले जिस्म पर पूरी कुव्वत से पड़े और जवाना उलटकर फर्श पर जा गिरा। जवाना, अगर तुम इस मच्छर से नहीं लड़ सकते तो फिर एक तरफ हट जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उठक बैठक देखता रहूं, इमरान ने तल्ख लहजे में जवाना से मुखातिब होकर कहा। जवाना के नीचे गिरते ही सवाजू ने उस पर छलांग लगा दी, मगर जवाना तेजी से करवट बदल गया और सवाजू अपने ही जोर में दौड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया और जवाना उछलकर खड़ा हो गया। मास्टर, मैं तो सिर्फ दिफा कर रहा हूँ ताकि सवाजू में कोई हसरत बाकी न रहे। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो फिर देखो, जवाना ने उठते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा और जैसे ही सवाजू पलटा, जवाना ने उस पर छलांग लगाई। सवाजू ने बड़ी फुर्ती से साइड में होकर उसकी झपट से बचना चाहा, मगर जवाना अब जारहाना मूड में आ गया था, इसलिए वो हवा में ही अपना रुख बदल गया और दूसरे लम्हे उसकी ज़बरदस्त फ्लाइंग किक पूरी कुव्वत से सवाजू के पहलू पर पड़ी और सवाजू चीखता हुआ सीधा इमरान के कदमों में जा गिरा। उठो उठो सवाजू, मेरे कदमों में गिरने से जवाना तुम्हें नहीं बख्शेगा, इमरान ने पीछे हटते हुए तज़हीक आमेज लहजे में कहा और सवाजू उछलकर खड़ा हो गया। मगर अब उसके सितारे वाकई गर्दिश में आ गए थे, क्योंकि उसके उठते ही जवाना तेजी से झुका और सवाजू ये समझा कि वो शायद उसके निचले जिस्म पर टक्कर मारना चाहता है, इसलिए सवाजू ने अपना जिस्म कमान की सूरत में मोड़ा और यही उसकी भयानक गलती थी, क्योंकि जवाना ने उसे खूबसूरत डाज दिया था। जैसे ही वो सवाजू का जिस्म कमान की तरह मुड़ा, जवाना तेजी से पीछे हटा और फिर जैसे ही सवाजू लाशऊरी तौर पर सीधा हुआ, जवाना का बायां बाजू नीम दायरे में घूमा और सवाजू उसके बाजू की ज़रब का ही अंदाज़ा न लगा सका और जवाना का मुक्का पूरी कुव्वत से सवाजू की पसलियों पर पड़ा और सवाजू के हल्क से ज़ोरदार चीख निकली। उसकी कई पसलियां मुक्के की ज़ोरदार ज़रब से टूट गईं। वो बेख्तियार दाईं तरफ झुकता चला गया और उसी लम्हे जवाना का दायां बाजू, जो जख्मी होने के बावजूद बिजली की सी तेज़ी से घूमा और इस बार भी मुक्का उसकी पसलियों पर पड़ा और सवाजू कटे हुए शौतीर की तरह ज़मीन पर
धम से गिरा। दोनों तरफ की पसलियां टूटने की वजह से उसका सांस रुक गया था और सांस रुकने की वजह से वो अपनी पहले वाली फुर्ती बरकरार न रख सका और उछलकर खड़ा होता तो एक तरफ वो करवट भी न बदल सका। और जवाना ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसके दोनों पैर पकड़े और दूसरे लम्हे वो फर्श पर गिरा और उसने दोनों घुटने सवाजू के घुटनों के नीचे देकर अपने जिस्म का पूरा बोझ सवाजू के सीने की तरफ और दोनों हाथों का जोर मुखालिफ सिमत में डाला और सवाजू के हल्क से गड़गड़ाहट आमेज चीख निकली। उसके खौफनाक दाव की वजह से सवाजू के दोनों घुटनों के जोड़ बैक वक्त उखड़ते चले गए और उसका ऊपरी जिस्म पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। जवाना ने घुटने के जोड़ उखाड़ने के बावजूद उसे ना छोड़ा, बल्कि वो उसकी टांगें ऊपर को उठाता चला गया और फिर उसने उसके जिस्म को कमान की तरह मोड़कर अपने भारी भरकम जिस्म का पूरा जोर सवाजू पर डाल दिया। सवाजू ने तड़पकर अपने आप को इस खौफनाक दाव से बचाना चाहा, मगर जवाना अब उसे कोई मौका ना दे रहा था। उसने दोनों टांगें सवाजू के दोनों कंधों पर रख दी और दूसरे लम्हे एक जोरदार कड़ाके की आवाज सुनाई दी और सवाजू की रीढ़ की हड्डी टूटती चली गई। सवाजू ने एक लम्हे के लिए सर को पटका, फिर साकित होता चला गया। वो बेहोश हो चुका था। जवाना इसके बेहोश होते ही उछलकर खड़ा हुआ और सवाजू का जिस्म तड़ाम से नीचे फर्श पर गिरा। जवाना ने गर्दन से सवाजू को पकड़ा और दूसरे लम्हे वो उसे हवा में उठाता चला गया। सवाजू का मफलूज जिस्म किसी पेंडोलम की तरह फिजा में हिल रहा था। जवाना ने एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ते हुए दूसरे हाथ से पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि सवाजू के मुंह से दांत फुलझड़ी की चिंगारियों की तरह निकलकर फर्श पर बिखरते चले गए। उसका गाल फट गया और उसके साथ ही उसकी आंखें भी खुल गईं, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द की तेज लहरों के साथ मौत की दहशत भी मौजूद थी। माम मुझे माफ कर दो, सवाजू ने भिंचे भिंचे लहजे में कहा। तो मैं माफ कर दूं, जवाना ने गुस्से से चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने दूसरा हाथ सवाजू के सर पर रखकर उसे एक जोरदार झटके से पीछे धकेला, जबकि उसका दूसरा हाथ जिसने उसे गर्दन से पकड़ा हुआ था में लटकाया हुआ था अपनी जगह मजबूती से जमा रहा। जोरदार झटके के साथ ही सवाजू के हल्क से गुटी गुटी अधूरी चीख निकली और साथ ही उसकी गर्दन टूटती चली गई और उसका सर उसकी पुश्त से जा टकराया। उसके टूटे फूटे जिस्म में आखिरी बार लर्जिश पैदा हुई और फिर वो बेहिस्सो हरकत होता चला गया। जवाना ने हकारत आमेज अंदाज में उसे फर्श पर फेंककर उस पर थूक दिया। हूँ बुज़दिल लड़ाका। जवाना के लहजे में बेपनाह हकारत थी। गुड शो, इस कदर जख्मी होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत काबिले दाद है जवाना। इमरान ने आगे बढ़कर जवाना के कंधे पर थपकी देते हुए कहा और जवाना का सीना फख्र से फूल गया। उसके बाजू और पहलू से अभी तक खून निकल रहा था और नीचे फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था, लेकिन जवाना किसी पहाड़ की तरह अपनी जगह पर मजबूती से जमा खड़ा था। खून बह जाने की वजह से उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी, लेकिन उसके खड़े होने के अंदाज से उसकी बेपनाह कुव्वत इरादी जाहिर हो रही थी। ठहरो, मैं पट्टियां बांध दूं, इमरान ने कहा और जवाना की कमीज फाड़कर उसके पहलू और बाजुओं पर बैंडेज कर दी और इस तरह खून बहना रुक गया। आओ मेरे साथ, इमरान ने जवाना का बाजू पकड़कर उसे ले जाना चाहा। नहीं बॉस, मैं ठीक हूँ, जवाना के लिए ये मामूली जख्म है, जवाना ने अपना बाजू छुड़ाते हुए मजबूत लहजे में कहा और फिर वो इमरान के साथ कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल आया और चंद लम्हों बाद उनकी कार कोठी से निकलकर तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई राना हाउस की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।